वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेट आते हैं एग्जाम में। 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं और एक 6 मार्क का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब जैसे कैश इटसेल्फ सेज कैश का फ्लो, कैश का फ्लो मतलब कैश का आना या कैश का जाना। तो this statement shows the inflow and outflow cash और कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। और ये जो अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली हो सकता है बिटवीन द टू बैलेंस शीट्स, लाइक 31st March 2024 to 31st March 2025. We can check the flow of cash between two dates, and for this we prepare a statement that is called cash flow statement. अगर हम कहें in other words, the cash flow statement is a statement that gives information of changes in cash and cash equivalents of an enterprise during an accounting period through an operating, investing and financing activities. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो इनका एनालिसिस करने के लिए वी हैव टू टेक 3 एक्टिविटीज: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। चलिए इनका मतलब ही समझते हैं। उससे पहले एक नई टर्म आपके सामने है बच्चों, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इसका मतलब होता है these are short term highly liquid investments readily convertible into cash within a very short period, and that short period can be of 12 months। इसका मतलब हो गया ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, या तो ये खुद ही कैश के फॉर्म में है या ये बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी विद इन 12 मंथ्स। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड हो सकते हैं, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसको हम करंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देयर आर 3 मेजर एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। द फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करूं तो बिजनेस की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम एक्टिविटीज होती हैं, यानी जो बिजनेस की मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं वो होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर हम कुछ एग्जाम्पल समझना चाहें, लाइक परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, I mean purchase, you are purchasing something and because we want to sell it, so ये सब क्या हो जाएगा, these are some examples of operating activities। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और एग्जाम्पल्स की, तो जिसको हम कभी कभी गुड्स उधार में बेचते हैं तो वो हमारे डेटर्स होते हैं, तो उनसे भी पैसा रिसीव होता है, तो वो भी इसी एक्टिविटी का पार्ट है। ऐसे ही हम कुछ गुड्स उधार में परचेज करते हैं, तो जिससे हम गुड्स परचेज करेंगे वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो उनको हम कैश पेमेंट करेंगे, तो वो भी इस एक्टिविटी का पार्ट होंगे। ऐसे ही अगर हम वेजेस, सैलरी या कुछ दूसरे पेमेंट्स हैं एम्प्लॉयज़ के लिए जो हम कैश पेमेंट करते हैं, वो सब इस एक्टिविटी का पार्ट है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज we can define like that: these are the activities which are involved in purchasing and selling of long term fixed assets and non current investments। इसका मतलब हो गया ये वो एक्टिविटी है जिनका कंसर्न है परचेज या सेल से लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अगर हमने अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें एसेट्स की जरूरत होती है, तो उस एसेट्स को परचेज करेंगे और हम अपने बिजनेस को हम ऑपरेट करेंगे, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करा रहा है वो सब हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऐसे ही एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, कुछ फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर में पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसके लिए भी कुछ पैसा एज एन इन्वेस्टमेंट आउटसाइड ऑफ द बिजनेस किया जा सकता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बहुत सीधे सीधे एग्जाम्पल है: परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सिमिलरली परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। थर्ड इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दीज आर द एक्टिविटीज व्हिच रिजल्ट्स इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ इक्विटी एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब ये वो एक्टिविटी है जिनसे बिजनेस की इक्विटी और बोरिंग्स में चेंज हो जाता है। अगर इसके हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, कंपनी फंड्स रेज करती है बाय द इशू ऑफ शेयर्स, वेदर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, या कंपनी कभी कभी डिवेंचर भी इशू करती है। तो ऐसे ही इन सब इंस्ट्रूमेंट को इशू करने से कंपनी के पास पैसा आता है, तो कंपनी की जो
इक्विटी है कंपनी की बोरोइंग्स वो चेंज हो जाती है। ऐसे ही अगर रीपेमेंट की बात करें, जब हम पैसा कंपनी वापस करेगी तो कंपनी कैन रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स और कंपनी कैन रिडीम डिबेंचर्स। ऐसे ही कभी कभी कंपनी अपने इश्यू किए गए इक्विटी शेयर्स को भी वापस ले लेती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। चलिए देखते हैं अब। वैसे तो बच्चों इस चैप्टर में दो मेथड हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड, बट आपके सिलेबस में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है, तो हम उसी को करने जा रहे हैं। तो हम पहले सबसे पहले फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर हम तीनों एक्टिविटी को लेंगे। ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहला स्टेप आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इज गिवन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो प्रॉफिट दिया होगा, तो उस प्रॉफिट को हम एंटर करेंगे। जो भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉसेज का से दिया होगा प्रॉफिट, उसको हम यहाँ एंटर करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे आइटम जो वापस हमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम टर्म को देखते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसको ऐड करेंगे। ऐसे ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रपोज डिविडेंड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होती है, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड हम यहाँ ऐड कर लेंगे। ऐसे ही हम इंटीरियम डिविडेंड की बात करें तो ये भी एक एडजस्टमेंट का पार्ट है, इसको भी हम वापस प्रॉफिट में ऐड करेंगे। ऐसे ही प्रोविजन फॉर टैक्स अगर दिया हुआ है करंट ईयर का या टैक्स मेड करके दिया हुआ है, तो हम उसको भी वापस ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम इन सभी चीज़ों को ऐड करेंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा उस प्रॉफिट को हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, लाइक बिकॉज ऑफ फायर और बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल कैलामिटी देयर मे बी अ लॉस। तो उस लॉस के अगर वो हमने उस अपने गुड्स को इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो उसका नेट इफेक्ट भी हम यहाँ शो करेंगे। लाइक अगर हमारा 1 लाख रुपए का गुड्स लॉस बाय फायर हो जाता है और हमें इंश्योरेंस क्लेम कंपनी से 80,000 का क्लेम मिल जाता है, तो हम 20,000 का भी यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, वो भी इसमें हम ऐड बैक करेंगे। तो उस टर्म को हम मिला के बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बिजनेस के जितने भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उनको हम वापस ऐड बैक करेंगे। तो सबसे पहला जो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो है गुडविल या पेटेंट रिटर्न ऑफ। लाइक अगर हमारी गुडविल या पेटेंट्स की वैल्यू कम हो जा रही है करंट ईयर में प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में, तो हम इसको ऐड बैक करेंगे। ऐसे ही लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है उसको भी ऐड करेंगे। ऐसे ही डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स है उसको भी ऐड बैक करेंगे। अब प्रॉफिट हो जाता है अगर हमारी फिक्स एसेट्स की सेल पे, तो उसको हम माइनस करेंगे यहाँ पर। ऐसे इंटरेस्ट है हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पर, वो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है उसको भी हम यहाँ माइनस करेंगे। अगर हमारे डिवेंचर्स या शेयर प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर एड बैक हो जाएगा, यानी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और शेयर्स। और अगर डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट भी है तो वही हम इसको ऐड बैक करेंगे। तो इन सभी आइटम्स को हम ऐड करेंगे, तो जो हमारा नेक्स्ट हेड जनरेट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये तो टर्म्स बहुत सारी हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि सभी टर्म्स क्वेश्चन में होती हैं, इसमें से एक दो टर्म, हार्डली 3 टर्म्स। तो बट क्योंकि कोई भी टर्म्स हो सकती है, तो उसके लिए हमें सारी टर्म्स की इन्फॉर्मेशन ना जरूरी है। वही इसका पर्पज है इस फॉर्मेट को शो करने का। अदरवाइज तो क्वेश्चन में इतनी सारी टर्म्स नहीं होती हैं। सो क्वेश्चन और जैसे जैसे आप बच्चे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट आपको रट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं ऐड और लेस दो पार्ट लिखा हुआ है। ऐड में लिखा हुआ है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है या करंट एसेट्स कम हो रही है, तो हम उसको ऐड करेंगे। इसका रिवर्स है, अगर करंट लायबिलिटी कम हो रही है या करंट एसेट साथ साथ बढ़ रही है, तो हम उसको लेस करेंगे। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक मैं आपको अभी बता देता हूँ कि करंट लायबिलिटी बढ़ने का मतलब है हम क्यों ऐड कर रहे हैं, या करंट एसेट कम होने पे हम उसको क्यों ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको करंट एसेट का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे स्टॉक है हमारे पास 10,000 का, और स्टॉक की वैल्यू हो जाती है 8,000, यानी स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है, 10,000 से घट के हो जाती है 8,000। तो इसके अलावा 2,000 का स्टॉक हमने सेल कर दिया है, उस सेल से हमें पैसा मिल रहा है। तो क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। ये तो लॉजिक है डिक्रीजिंग करंट एसेट का। ऐसे अगर मैं बात करूँ इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज की, अगर हम कोई सामान कोई भी गुड्स उधार में खरीदते हैं, तो जो हमारे क्रेडिटर हैं उसको हम पैसा नहीं दे रहे हैं, जो पैसा हम नहीं दे रहे हैं वो पैसा हमारे पास बच रहा है, इससे हमारे पास
जो कैश का बैलेंस है वो बढ़ रहा है, तो इसलिए हम इसको ऐड कर देते हैं। अगर हम लेस के लॉजिक की बात करूँ तो करंट लायबिलिटी जब कम हो रही है तो हम उसको लेस कर रहे हैं, और करंट एसेट बढ़ रही है तो भी हम उसको लेस कर रहे हैं। तो इसका लॉजिक ये है कि हम किसी लायबिलिटी को, क्रेडिटर्स को अगर कुछ पैसा पे करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा और हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए हम इसको लेस करेंगे। और करंट एसेट्स बढ़ने का लॉजिक ये है कि अगर हम कोई भी करंट एसेट स्टॉक सपोज करो हम परचेज करते हैं, तो हम उसके बदले में कैश का पेमेंट करेंगे, तो उससे हमारे पास से कैश जाएगा, तभी हम इसको लेस पे शो करेंगे। तो इसका लॉजिक है। अब इन सबको प्लस माइनस का नेट आंसर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। और इसमें से हम टैक्स, जो भी करंट ईयर जो भी टैक्स दिया हुआ है, पेड है, उसको हम माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये पॉजिटिव आंसर आता है तो हम इसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर ये माइनस में आंसर आएगा बच्चों तो इसको हम बोलेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये थोड़ा सा लेंथी फॉर्मेट है, बट एज यू डू क्वेश्चन मैनी क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, तो ये ऑटोमेटिकली आपको रट जाएगा। एंड एक बात की मैं एश्योरेंस देता हूँ कि आप मेरे तरीके से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे तो जो नॉर्मली बच्चे थोड़ा हेजिटेट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट करने के लिए, एंड यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम सिर्फ थ्योरी पार्ट की ही बात कर रहे हैं, तो जब हम न्यूमेरिकल्स देंगे तब आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट एक्टिविटी को। सेकंड एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें हम लेंगे सिर्फ फिक्स एसेट्स की परचेज या सेल, ऐसे ही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल और परचेज। तो अगर हम परचेज करते हैं फिक्स एसेट को तो हमारा आउटफ्लो है, और अगर हम सेल करते हैं फिक्स एसेट्स को तो वो इनफ्लो हो जाएगा। यानी इनफ्लो का मतलब है पैसा आ रहा है तो उसको ऐड करेंगे, और आउटफ्लो का मतलब पैसा जा रहा है तो उसको हम माइनस में यानी ब्रैकेट में लिखेंगे। ऐसे ही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, हम परचेज करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो पैसा जा रहा है यानी आउटफ्लो हो रहा है, तो हम इसे ब्रैकेट में माइनस में शो करेंगे। और अगर सेल हो रहा है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो उससे हमारा इनफ्लो हो रहा है यानी पैसा आ रहा है, उसको हम पॉजिटिव वैल्यू की तरह दिखाएंगे। ऐसे ही अगर हमारा कोई इंटरेस्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो उसको भी हम ऐड करके दिखा देंगे। और जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे कैश यूज्ड या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए अब मूव करते हैं थर्ड, यानी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है जितने भी कंपनी के शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, लोन, वी विल टेक ऑल दीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। यानी कि हम कंपनी शेयर इशू करती है, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, चाहे वो डिवेंचर्स हो, तो कंपनी के लिए वो इनफ्लो होगा यानी पैसा आएगा, तो उसको एज अ पॉजिटिव टर्म दिखाएंगे। ऐसे ही अगर कंपनी रिपेमेंट का रिडेम्पशन करती है प्रेफरेंस शेयर्स को या डिवेंचर्स को तो वो भी एक आउटफ्लो होगा, तो उसको हम नेगेटिव यानी ब्रैकेट में शो करके दिखाएंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो कंपनी जब अपनी कभी कभी कंपनी अपने शेयर्स वापस ले लेती है अपने शेयर होल्डर से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो उस केस में भी कंपनी की तरफ से पैसा जाएगा, तो दैट विल बी शोन एज एन आउटफ्लो, तो उसको हम ब्रैकेट में लिख के दिखा देंगे। ऐसे प्रपोज डिविडेंड है या इंटरिम डिविडेंड या इंटरेस्ट और डिवेंचर्स है, ये सारी टर्म्स हमने जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कैलकुलेट कर रहे थे वहां हमने प्लस करी थी, और यहाँ पर हम सबको एज अ माइनस फिगर दिखा देंगे यानी ब्रैकेट में लिख के दिखा देंगे। ऐसे प्रीमियम है, रिडेम्पशन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिवेंचर्स है या प्रेफरेंस शेयर्स पर है, उसको भी हमने ऐड किया था तो उसको भी हम यहाँ पर माइनस करके दिखा देंगे। तो अब हमारा माइनस आ जाएगा। अगर आंसर हमारा माइनस में आता है तो हम बोलेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और अगर प्लस में आता है तो हम इसको लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम तीनों एक्टिविटी का तीनों को प्लस कर लेते हैं। अगर हमारा तीनों को वैल्यू मिला करके आंसर पॉजिटिव आता है तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम ए प्लस बी प्लस सी एक्टिविटीज, और इसमें हम ऐड करेंगे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो जब हम इसको प्लस करेंगे इस अमाउंट को, तो हमारा जो नेट आंसर आ जाएगा वो करंट ईयर के कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के इक्वल होगा। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसके बाद हम लेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स रिपीटेड न्यूमेरिकल्स बच्चों आपको हेल्प करेंगे ऑटोमेटिकली, आप इसको फॉर्मेट को लर्न करने के लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो this is the video regarding the introduction of cash flow statement and the format with various activities of cash flow statement. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपने और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स, जिससे आपका ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।